हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th दिल्ली 12th to 15th सेंचुरी। लेकिन उससे पहले ज़रा मोटू लाल के क्लासरूम में चलते हैं। हेलो बच्चों, कैसे हो? मोमो खाता हूँ चटनी लगाकर। क्या तुम्हें पता है कि इंडिया का कैपिटल क्या है? अरे सर, ये भी कोई सवाल है पूछने वाला? इंडिया का कैपिटल तो दिल्ली है। लेकिन बच्चों, आखिरकार दिल्ली ही क्यों इंडिया का कैपिटल है? ये सारी बात तुम मन्नू भैया से जान लो, क्योंकि मैंने तो ये चैप्टर पढ़ा वड़ा नहीं है। तो शुरू करते हैं हमारा ये चैप्टर। देखो, तोमर्स और चौहान्स के अंडर जो दिल्ली था वो एक इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर बना। मतलब यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा व्यापार होने लगा। तो 13th सेंचुरी की शुरुआत में जो दिल्ली था वो अब एक कैपिटल बनने लगा था। ठीक है, बहुत सारे लोग यहाँ पर आ रहे थे, बिजनेस कर रहे थे, इस वजह से एक दिल्ली इंपॉर्टेंट जगह बन गई। तो यहाँ पर दिल्ली सुल्तनत का फाउंडेशन होती है, मतलब दिल्ली सुल्तनत बनाई जाती है। अब सुल्तनत है तो इसके अंदर क्या होंगे? बहुत सारे सुल्तान्स होंगे। ऐसा ही होता है, दिल्ली के अंदर बहुत सारे सुल्तान्स देखने को मिलते हैं। अब जो भी दिल्ली के सुल्तान्स होते हैं वो अलग अलग सिटीज बिल्ड करते हैं दिल्ली के अंदर। यहाँ पर हमें मैप दिया गया है जिसके अंदर दिखाया है कि कौन कौन सी सिटीज बिल्ड हुई है। सबसे पहले दिल्ली कुआं, आप देख सकते हो इस मैप के अंदर, ये है दिल्ली कुआं। और फिर उसके बाद सीरी आप यहाँ पर देख सकते हो, ये वाला जगह। और फिर जहांपना, ये देखो, ये जहांपना वाली जगह हमें दिख रही है। तो ऐसे ही बहुत सारी सिटीज बिल्ड होती है। अब यहाँ पर हमें दिया गया है द रूलर्स ऑफ दिल्ली का टेबल। अब ये टेबल किस काम का है हमारा? क्या हमें ये याद करना पड़ेगा? देखो, इसमें से कुछ चीजें हैं जो हमें याद करनी पड़ेंगी, बट मेनली सारी चीजें हमें समझनी है। तो हमें ये बताया गया है कि दिल्ली को किस रूलर ने कितने कितने समय तक रूल करा। अब इसको आसान भाषा में समझते हैं। अगर आज मैं आपसे पूछता हूँ कि हमारा फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे, सेकंड कौन थे, थर्ड कौन थे, तो आप बोलोगे हाँ ये तो ठीक है, पहले प्रधानमंत्री की बात हो रही है, दूसरे की बात हो रही है, तीसरे की बात हो रही है। तो ऐसे ही हम दिल्ली की बात कर रहे हैं कि दिल्ली को पहले कौन रूल करता था, उसके बाद किसने रूल करा, उसके बाद किसने रूल करा, उसके बाद किसने रूल करा। तो ये वही हमें चार्ट्स के अंदर सारी चीजें दी गई हैं। सबसे पहले राजपूत डायनेस्टी ने रूल करा, उसके बाद टर्किश रूलर्स ने रूल करा, उसके बाद खिलजी डायनेस्टी आ गई, फिर तुगलक डायनेस्टी आ गई। हाँ जी, ये वही खिलजी है जिसकी मूवी भी आप लोगों ने देखी है। फिर सैयद डायनेस्टी आ गई, फिर लोधी डायनेस्टी आ गई। इस तरीके से पूरे रूलर्स ने रूल करा एक एक करके, और इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे चैप्टर के अंदर। वीडियो में आगे जाने से पहले आप सबको एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देनी है। बहुत सारे बच्चों ने मुझे कमेंट और ईमेल करा कि सर, जो हमने मेंबरशिप परचेज करी थी और हमें नोट्स और सैंपल पेपर मिले थे वो एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल थे। इसी वजह से प्लीज़ आप मेंबरशिप प्राइस इंक्रीज मत करो। तो आप सबके लिए गुड न्यूज़ है कि मेंबरशिप का प्राइस इंक्रीज नहीं होने वाला, 299 ही रहने वाला है। इसके साथ साथ एक और एक्साइटिंग न्यूज़ है। इस कॉस्ट को और भी अफोर्डेबल बनाने के लिए पहले 1000 बच्चों को मिलने वाला है 70% डिस्काउंट। तो फटाफट अभी मेंबर बन जाओ। एसएसटी के, इंग्लिश के, साइंस के नोट्स और सैंपल पेपर आपको मिलेंगे जो कि एग्जाम में आपके फुल मार्क्स लाने में हेल्प करने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि हमें दिल्ली सुल्तान्स के बारे में कैसे क्या क्या इंफॉर्मेशन पता लगे। अरे भैया, इसका तो सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल है। गूगल पे सर्च कर लो, सारी इंफॉर्मेशन पता चल जाएगी दिल्ली सुल्तान्स के बारे में। अच्छा, लेकिन गूगल के अंदर भी इंफॉर्मेशन कहां से आती है? हिस्टोरियंस की मदद से। बुक के अंदर जो दिल्ली सुल्तान्स वाले चैप्टर की सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है, हिस्टोरियंस ने ही तो प्रोवाइड करी है ये इंफॉर्मेशन। हिस्टोरियंस को पुराने जमाने की चीजों के बारे में पता कैसे चलता है? इंस्क्रिप्शन से, कॉइन से और आर्किटेक्चर से। ये है इंस्क्रिप्शन, ये है कॉइन्स और ये है आर्किटेक्चर। अब हर समय जो राजा होता था, मतलब नया रूलर आया होगा तो उसने थोड़ा बिल्डिंग का डिजाइन भी चेंज कराया होगा, शायद कॉइन्स भी उसने न्यू यूज करवाए होंगे, और इंस्क्रिप्शंस भी ऑब्वियसली चेंज हुए होंगे। तो इन सारी इंफॉर्मेशन की मदद से ही हिस्टोरियंस दिल्ली सुल्तान्स के बारे में पता लगा पाते हैं, और हमें भी पता लगता है। अच्छा, आप सबसे सवाल है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है इंडिया के अंदर, उसके अंदर कौन सी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है? इन चारों लैंग्वेजेस से। फटाफट कमेंट सेक्शन के अंदर आंसर करिए, और फिर हम समझते हैं कि दिल्ली सुल्तान्स के समय जो जितने भी सुल्तान्स थे उनके समय जो एडमिनिस्ट्रेशन की लैंग्वेज थी वो क्या थी। इंडिया को चलाने के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाली बुक के अंदर लिखे जाते हैं। उस समय दिल्ली सुल्तान के समय त्वारीख के अंदर लिखे जाते थे सारे रूल्स। और कौन सी लैंग्वेज में? पर्शियन लैंग्वेज के अंदर। और जो ये त्वारीख थी, इसी के अकॉर्डिंग सारा एडमिनिस्ट्रेशन होता था अंडर द दिल्ली सुल्तान्स। अच्छा, ऑथर कौन थे? मतलब इन त्वारीख वाली बुक्स के अंदर लिखा कौन करते थे? जो लर्नड मैन होते थे, मतलब जो समझदार लोग हुआ करते थे, जैसे सेक्रेटरीज हो गए, एडमिनिस्ट्रेटर्स हो गए, पोएट हो गए, कोटियर्स हो गए, ठीक है, ये सब लोग लिखा करते थे इस बुक के अंदर। और ये बताया करते थे कि कैसे किसी राजा को रूल करना चाहिए और क्या क्या चीजें रूल करने के लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा, त्वारीख को तैयार कैसे करा जाता था? मतलब ये मैन्यूस्क्रिप्ट जो थी, ये तैयार कैसे करी जाती थी, लिखा कैसे जाता था? सबसे पहले पेपर को तैयार करते थे ये लोग। देखो पेपर रेडी हो रहा है फर्स्ट स्टेप में। सेकंड स्टेप में क्या हो रहा है? इस टेक्स्ट के ऊपर लिख रहे हैं। कौन लिख रहे हैं? ऑब्वियस सी बात है, आपको पता है कि लर्नड मैन लिख रहे होंगे, मतलब कुछ समझदार लोग लिखते हैं इसके ऊपर। उसके बाद गोल्ड को मेल्ट करा जाता था। और गोल्ड को मेल्ट करके क्या करते होंगे? आपको लग रहा होगा ज्वेलरी बनाते होंगे। नहीं, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होती थी ना इसके अंदर, उन्हें हाईलाइट करते थे गोल्ड से। जैसे एक साइड ऐसे हाईलाइट कर दिया, एक साइड ऐसे कर दिया, ठीक है। अब आप समझ रहे हो कि उस समय जो राजा थे वो हाईलाइटर नहीं यूज करते थे, गोल्ड को यूज करते थे एज अ हाईलाइटर। और फिर इसको बाइंड कर देते थे, मतलब इस बुक को एक साथ सारे पेजेस को जोड़ देते थे। बन गई आपकी त्वारीख। अब इसी के अकॉर्डिंग जो राजा है वो बहुत सारी जगह पे रूल करेगा। अच्छा, यहां पर हमें एक चीज का ध्यान रखना है। अब ये जितने भी लोग जो त्वारीख को लिख रहे हैं, ये लोग मेनली रहा कहां पर करते थे? ये लोग सिटीज के अंदर रहते थे, ठीक है। ज्यादातर लोग दिल्ली वाली सिटी के अंदर रहते थे। तो गांव वगैरह वाली जगहों की जो प्रॉब्लम थी या गांव वगैरह के बारे में ये लोग ज्यादा नहीं जानते थे। तो त्वारीख के अंदर ये लोग ज्यादा चीजें किसके रिलेटेड लिखते थे? सिटी के रिलेटेड, शहर के रिलेटेड लिखते थे। अच्छा, ये जो भी हिस्ट्रीज लिखते थे इस अपने सुल्तान्स की, मतलब सुल्तान्स के बारे में जो भी बातें लिखते थे, वो ऑब्वियसली कुछ कुछ जगह पर अच्छी ही लिखते थे। क्यों लिखते थे? क्योंकि इन्हें अच्छा खासा रिवॉर्ड देते थे सुल्तान इन्हें रिवॉर्ड दे देते थे कि अरे तुमने अपनी त्वारीख में हमारे बारे में इतना अच्छा लिखा है, तो ये लो रिवॉर्ड। तो इस तरीके से सिस्टम चलता था। जो ऑथर थे त्वारीख लिखने वाले, ये लोग सुल्तान को क्या करते थे? एडवाइस करते थे कि आपको क्या करना चाहिए, एक आइडियल सोशल ऑर्डर रखना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ बर्थराइट एंड जेंडर डिस्टिंक्शन। सबसे पहले बर्थराइट के बेसिस पे समझते हैं। जैसे राजा है कोई, तो इन्होंने समझाया कि राजा, अगर आपका बेटा भी राजा बने, ऐसा आपको सिस्टम रखना चाहिए कि राजा है तो उसका बेटा भी राजा, फिर उसका बेटा भी राजा। ये वाला सिस्टम होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए जो ज्यादा अच्छा इंसान है, ज्यादा समझदार इंसान है, या फिर पब्लिक राजा को चुने। ये सारा सिस्टम नहीं। आप राजा हो तो आपका बेटा भी राजा होना चाहिए। तो ये जितने भी ऑथर्स थे, इन्होंने ये चीज सजेस्ट करी थी, मतलब जो त्वारीख लिखा करते थे। और साथ ही में जेंडर डिस्टिंक्शन भी करते थे। अब व्हाट इज जेंडर डिस्टिंक्शन, एक एग्जांपल से समझते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हो कि जो टर्किश रूलर्स थे, इन टर्किश रूलर्स में से जो शमशुद्दीन इल्तुतमिश हैं, इनके बाद कौन था रूलर? रजिया। रजिया आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, शी इज अ फीमेल, लड़की है ये। तो रजिया के बारे में बात करते हैं। रजिया किसकी डॉटर थी? अभी हमें पता चला रजिया इज डॉटर ऑफ इल्तुतमिश। सुल्तान इल्तुतमिश की डॉटर रजिया थी। अब जो रजिया है ना, ये भी सुल्तान बन जाते हैं। लेकिन उस समय के एक हिस्टोरियन होते हैं, मिनहज आई सिरज, ये इनके बारे में क्या लिखते हैं? रजिया के बारे में क्या लिखते हैं? तो ये पता है क्या लिखते हैं रजिया के बारे में? ये लिखते हैं कि जो रजिया है वो वाकई में बहुत अच्छी थी, क्वालिफाइड थी, अपने जो भी ब्रदर्स से उनसे ज्यादा क्वालिफाइड थी। मतलब राजा बनना ही डिजर्व करती थी, सुल्तान बनना ही डिजर्व करती थी। लेकिन मिनहज आई सिरज कंफर्टेबल नहीं थे कि उन्हें एक क्वीन रूल करे। मतलब वो क्या चाहते थे कि उन्हें अगर रूल करे तो एक मेल ही रूल करे, ठीक है, फीमेल ना रूल करे, फीमेल रूलर उन्हें रूल ना करे, ठीक है। और यही बात से और भी जो भी नोबल्स थे, मतलब जो राजा के नीचे काम किया करते थे लोग, राजा के सलाह वगैरह देते थे, मिनिस्टर्स वगैरह होते थे, वो भी इस बात से एग्री करते हैं कि हम लोग एक फीमेल रूलर यानी कि एक क्वीन के अंडर काम करना नहीं चाहते। तो उन्हें थ्रोन से हटा दिया जाता है 1240 के अंदर, ठीक है। अरे भैया, ये तो बहुत ही गलत बात है। मतलब ये लोग क्वीन के अंडर काम नहीं करना चाहते थे। बिल्कुल सही कहा मोटूलाल तुमने, कोई फीमेल रूलर नहीं बन सकती, ये चीज तो बहुत ही गलत है। लेकिन उस समय इसी टाइप के रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो हुआ करते। अब जो मिनहज आई सिराज है, वो पता है क्या लिखते हैं?
वो बोलते हैं कि भगवान ने एक सोशल ऑर्डर क्रिएट करा है। भगवान ने कोई क्रिएट नहीं करा था, ये इन हिस्टोरियंस का ही बनाया हुआ सोशल ऑर्डर था। उस सोशल ऑर्डर के अंडर क्या सिस्टम था कि जो मेल्स हैं वही रूल कर सकते हैं और जो फीमेल्स हैं वो आदमियों के बराबर नहीं है, दे आर सबऑर्डिनेट टू मैन। मतलब आदमियों के बराबर फीमेल्स को नहीं समझा जाता था, वुमेन्स को नहीं समझा जाता था। और यहाँ पर उन्होंने एक और बात भी लिखी है, उन्होंने लिखा है कि जो भगवान का रजिस्टर था, भगवान ने चीज़ें क्रिएट करी और अपने रजिस्टर के अंदर लोगों का नाम लिखा क्रिएट करते समय उन्हें, तो जो रजिया का कॉलम था वो ना ही आदमियों के अंडर था, मतलब आदमी तो थी नहीं रजिया, लेकिन फिर भी वो इतनी स्मार्ट कैसे हो सकती है, इतनी अच्छी क्वालिटीज उसके अंदर कैसे हो सकती हैं एक रूलर वाली। अरे भैया ये तो बहुत ही गलत बात है। हमारी क्लास में आपको पता है कि हमेशा लड़कियां ही फर्स्ट आती हैं, तो लड़कियां भी स्मार्ट हो सकती हैं। उस जमाने के लोगों की सोच तो बहुत ही गलत थी इस मामले में। सिर्फ रजिया के साथ ही ऐसा नहीं हुआ था, बहुत सारी ऐसी फीमेल रूलर्स थी जिनके साथ ऐसा हुआ करता था। जस्ट बिकॉज वो औरत है, ये मान लिया जाता था कि वो इतनी समझदार नहीं है कि वो अच्छे से रूल कर पाए। अ क्लोजर लुक, एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंसोलिडेशन अंडर द खिलजीज एंड तुगलक्स। जो दिल्ली की सुल्तनत थी, यहाँ पर रिलायबल गवर्नर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स की जरूरत पड़ती रहती थी। अब ऐसा क्यों? देखो, राजा सारे काम कर ले ये तो पॉसिबल नहीं है कि कितना टैक्स आया, कब आया, क्या लोग सही से टैक्स दे रहे हैं या नहीं दे रहे, या कोई राजा का बनाया हुआ रूल फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा, ये सारी चीजें अकेले राजा तो चेक नहीं करेगा, सुल्तान तो चेक नहीं करेगा। तो सुल्तान को जरूरत पड़ती थी गवर्नर्स की और एडमिनिस्ट्रेटर्स की। अब ये गवर्नर्स और एडमिनिस्ट्रेटर कौन होते होंगे? अरे भैया, इसमें भी कोई सोचने वाली बात है। उस समय के समझदार, पैसे वाले और पावरफुल लोग ही होते होंगे गवर्नर और एडमिनिस्ट्रेटर। दिल्ली सुल्तान्स गवर्नर और एडमिनिस्ट्रेटर की पोजीशन किसी समझदार इंसान को देने की जगह ये पोजीशन पता है किसे दिया करते थे? अपने स्लेव्स को। तो किसी भी एरिस्टोक्रेट या फिर लैंडेड चिफ्टन, मतलब इन समझदार पावरफुल लोगों को पोजीशन देने की जगह वो किसको दे रहे थे अपनी ये पोजीशन, गवर्नर और एडमिनिस्ट्रेटर की? स्लेव्स को। ऐसा क्यों? स्लेव्स को वो ये पोजीशन इसलिए दिया करते थे क्योंकि उन्हें भरोसा था कि स्लेव्स उन्हें कभी भी धोखा नहीं देंगे। और ये जो एरिस्टोक्रेट और लैंडेड चिफ्टन है, मतलब ये जो पावरफुल और समझदार लोग हैं, ये हमें धोखा दे सकते हैं। अच्छा, इन स्लेव्स को पर्शियन में क्या कहा जाता है? बंदगान। ठीक है। अब जब इल्तुतमिश ने ये सारी चीजें करी थी, स्पेशली जो इल्तुतमिश रूलर थे, इन्होंने ये सारी चीजें शुरू करी थी और वो ज्यादा बिलीव करते थे कि जो स्लेव्स हैं उन्हें ही पावरफुल पोजीशन देनी चाहिए गवर्नर और एडमिनिस्ट्रेटर की। ये बात भी कही जाती है उस समय तो कि जो स्लेव्स थे वो ज्यादा बेटर है अपने सन से। तो राजा क्या मानते थे उस समय के? सुल्तान क्या मानते थे कि भाई जो हमारे बेटे हैं उनसे भी बेटर हमारे स्लेव्स हैं, क्योंकि स्लेव्स को हम जो बोल देंगे वो फॉलो करना पड़ेगा, बेटे को बोलेंगे वो शायद फॉलो करे या ना करे, अपनी भी थोड़ी मर्जी चलाए बेटा। तो खिलजीज और तुगलक्स ने भी बाद में इल्तुतमिश की इसी चीज को फॉलो करा। उन्होंने भी बंदगान यानी कि स्लेव्स को इस्तेमाल करा एज एडमिनिस्ट्रेटर एंड गवर्नर। मान लो ये है सुल्तान, सुल्तान के कुछ स्लेव्स हैं जिन्हें इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटर और गवर्नर की पोजीशन दे रखी है। ये स्लेव्स अच्छे से अपना काम करते हैं और कभी सुल्तान को धोखा भी नहीं देते। एक दिन सुल्तान की डेथ हो जाती है, मर जाते हैं सुल्तान। सुल्तान के मरने के बाद नया सुल्तान बनता है उनका बेटा। अब ये जो सुल्तान का बेटा था, ये जो पुराने स्लेव्स थे ना, ये देखते हैं कि अरे ये जो सुल्तान का बेटा है, हम क्यों इसकी सारी बात माने, हम क्यों इसके अंडर काम करें। तो इस वजह से जो नया सुल्तान था वो अपने खुद के स्लेव्स को चुन लेता है, उन्हें गवर्नर और एडमिनिस्ट्रेटर की पोजीशन दे देता है। तो इन पुराने स्लेव्स को बहुत गुस्सा आती है और क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू हो जाता है। तो आपको समझ में आया कि जो स्लेव्स थे ना वो अपने ओरिजिनल मास्टर के लिए तो लॉयल रहते थे, लेकिन जो उनके बच्चे होते थे यानी कि जो उनके एयर्स होते थे उनके लिए ये क्या रहते थे, डिसलॉयल हो जाते थे, उनको धोखा भी दे देते थे। इस वजह से कभी भी नया सुल्तान बनता था उसे फिर दोबारा से अपने खुद के नए स्लेव्स चुनने पड़ते थे। पर्शियन तवारीख के अंदर दिल्ली सुल्तान्स को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है। अब ये पर्शियन तवारीख क्या है भाई, ऐसे समझ लो उस जमाने की हिस्ट्री की बुक, उसके अंदर दिल्ली सुल्तान्स को क्रिटिसाइज किया जाता है। पता है क्या बोला जाता है कि दिल्ली सुल्तान्स लो एंड बेस बॉर्न लोगों को, मतलब निचले तबके लोगों को हाई पोजीशन दे रहे हैं।
अब निचले तबके के लोग कौन हो गए? उस समय कोई भी इंसान जो कि बाल काटता था, सफाई करता था, इन्हें निचले तबके का माना जाता। तो यहां पर सुल्तान महमूद तुगलक ने अपॉइंट करा था अजीज कुम्हार को जो कि एक वाइन डिस्टिलर, फिरोज हजाम को जो कि एक बार्बर थे। तो इनको अच्छी बड़ी बड़ी पोजीशन दे दी थी, किसकी? गवर्नर की और एडमिनिस्ट्रेटर की। तो इस चीज को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज करा था पर्शियन तवारीख ने। भैया लेकिन ये जो दिल्ली सुल्तान्स हैं, इनका किंगडम तो बहुत बड़ा होता था, तो ये अकेले कैसे कंट्रोल करते थे इसे? वाह मोटूलाल, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है तुमने। अच्छा, एग्जाम्पल के लिए एक स्कूल ले लो। एक स्कूल है जिसके अंदर बहुत सारी क्लासेस हैं। अब मुझे ये बताओ, स्कूल के अंदर प्रिंसिपल सर भी होंगे, प्रिंसिपल मैम भी होंगे, क्या वो सारी क्लासेस को कंट्रोल कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। अच्छा, प्रिंसिपल सर और प्रिंसिपल मैम सारी क्लासेस को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो वो क्या करते हैं? हर एक क्लास के अंदर एक एक क्लास टीचर अपॉइंट कर देते हैं। अब क्लास टीचर का काम क्या होता है? पूरी क्लास को कंट्रोल करना, उनके टेस्ट लेना, उनसे रूल और रेगुलेशन फॉलो करवाना, जो भी प्रिंसिपल सर या मैम ने बनाया। इसी तरीके से जो पुराने जमाने में किंगडम होते थे वो वर्क किया करते थे। अब ये पूरा किंगडम है, यहाँ का ये सुल्तान है। सुल्तान क्या करते थे? इक्ता बना देते थे। इक्ता क्या होता था? मतलब अपने पूरे किंगडम में छोटे छोटे पार्ट्स बनाते। इन छोटे छोटे पार्ट्स को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी दे देते थे इक्तेदार को। इक्तेदार क्या करते थे? इन जगहों को कंट्रोल किया करते। ठीक है, अब यहाँ पर जो भी रूल एंड रेगुलेशन सुल्तान ने बनाया है वो फॉलो होना चाहिए। यहाँ के लोगों से टैक्स कलेक्ट करने का काम इनका होता था। यहाँ पर अगर कुछ सोल्जर्स को रेडी करना है, आर्मी को रेडी करना है, तो वो सारा काम ये लोग देखा करते थे। तो कुछ इस तरीके से ये पूरा सिस्टम वर्क किया करता था। लेकिन भैया ये जो मुक्तीज या फिर इक्तेदार हुआ करते थे, इन्हें मिलता क्या था इस सब के बदले? इक्तेदार और मुक्तीज को बहुत ज्यादा फायदा होता था। सुल्तान पता है क्या बोलते थे? कि जिस भी इक्ता को आप कंट्रोल कर रहे हो, मतलब जिस भी जगह को आप कंट्रोल कर रहे हो, वहां के लोगों से सारा टैक्स वैक्स कलेक्ट करने का काम आपका है। और जो भी पैसा आएगा, मतलब जो भी आपने पैसा टैक्स से कलेक्ट करा, उससे आप कुछ पैसा ले लेना अपनी सैलरी में, कुछ पैसा दे देना आप सोल्जर्स को। सोल्जर्स मतलब जो भी वहां पर फाइट करने के लिए मिलिट्री वगैरह रेडी करी है, उनको दे देना। तो इस तरीके से इनके पास अच्छा खासा पैसा आ जाता था और बचा हुआ पैसा ये सुल्तान को दे दिया करते थे। अच्छा, कुछ नुकसान भी थे। नुकसान क्या थे? कि मुक्तीज और जो इक्तेदार थे, इनके ऑफिसेज या फिर जो इनकी पोजीशन थी ये इनहेरिटेबल थी। मतलब अगर कोई इक्तेदार या फिर मुक्ती है, अब उसकी डेथ हो जाती है, तो उसके मरने के बाद उसके बेटे को ये पोजीशन नहीं मिलेगी। जबकि जो सुल्तान वाला सिस्टम है, जो राजाओं वाला सिस्टम है, वो अलग था। राजाओं वाले सिस्टम में क्या होता था कि राजा मर गया या फिर सुल्तान मर गया तो सुल्तान का बेटा ही सुल्तान बने। तो यहाँ पर ये चीज देखने को मिल रही थी कि जो इक्तेदार और मुक्तीज थे, इनकी जो भी ये जॉब थी, इट वाज इनहेरिटेबल। ठीक है, और साथ ही में बार बार, जैसे यहाँ पर अभी इस जगह को ये कंट्रोल कर रहे रेड वाले अंकल, इनको दूसरी फिर इक्ता दे दी जाती थी कंट्रोल करने के लिए, फिर इनको कुछ समय बाद ये वाली इक्ता। ऐसा क्यों करते थे सुल्तान? जिससे कि एक जगह पर ये ना रहे और एक जगह पे इनकी पावर ना बढ़ जाए, एक जगह पे इनका इन्फ्लुएंस ना बढ़ जाए। ड्यूरिंग द रेन्स ऑफ अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद तुगलक स्ट्रिक्ट एक्शन वाज टेकन। अब देखो ये रेन का मतलब क्या होता है? मतलब इनका जब राज था, अलाउद्दीन खिलजी जब राज कर रहे थे और मोहम्मद तुगलक जब राज कर रहे थे, तब इन्होंने क्या करा था? तो इन्होंने क्या करा? इन्होंने स्ट्रिक्ट एक्शन लिया इक्तेदार और मुक्तीज के ऊपर। क्या स्ट्रिक्ट एक्शन लिया? इन्हें शक था कि इक्तेदार और मुक्तीज क्या करते हैं, ज्यादा पैसा कलेक्ट करते हैं टैक्स में, और हम सुल्तान्स को बताते हैं कि यहां से तो बहुत कम पैसा आया है टैक्स में। तो इन्होंने क्या करा? अकाउंटेंट्स को अपॉइंट कर दिया कि जाकर चेक करके आओ कि ये मुक्तीज और इक्तेदार कितना कितना पैसा कमा रहे हैं, कितना कितना पैसा टैक्स में कलेक्ट कर रहे हैं। साथ ही में इस चीज पर भी ध्यान दिया गया कि मुक्ती और इक्तेदार उतना ही टैक्स लें लोगों से जितना सुल्तान ने बताया है, और उतने ही सोल्जर्स रखे जितने सुल्तान ने बताए हैं। ऐसा ना हो कि सुल्तान की कही हुई बात को ये लोग फॉलो ना करें। इक्ता सिस्टम और इक्तेदार्स के बारे में तो हमने अच्छे से समझ लिया। अब हिंटरलैंड्स के अंदर क्या हो रहा था ये भी समझ लेते हैं। देखो जो दिल्ली वाली जगह थी, यहाँ पर गैरिसन टाउन था, बंगाल में गैरिसन टाउन था, बीच वाली जगह में सुल्तान का ज्यादा कंट्रोल नहीं था, तो उन्होंने हिंटरलैंड्स को कंट्रोल करने की कोशिश करी। अब ये जो हिंटरलैंड थे ना, यहाँ पर क्या थे? कुछ समंस थे और रिच लैंडलॉर्ड रहा करते थे।
इन्होंने बोला कि हम क्यों मान ले कि सुल्तान महान है या फिर सुल्तान इस हिंटरलैंड वाली जगह को कंट्रोल करेंगे। तो उन्हें डराया गया, उन्हें बोला गया कि सुल्तान अपनी आर्मी के साथ तुम्हारे ऊपर हमला कर देंगे। तो उन समन्स और रिच लैंडलॉर्ड्स को मानना पड़ा कि हाँ, सुल्तान ही यहाँ पर कंट्रोल कर रहे हैं। दे वर फोर्स्ड टू एक्सेप्ट द अथॉरिटी ऑफ सुल्तान। अलाउद्दीन खिलजी ने बाद में, पता है क्या करा अलाउद्दीन खिलजी जो सुल्तान थे, उन्होंने क्या करा, राइट ऑफ लैंड रेवेन्यू भी अपने कंट्रोल में ले लिया। इसका मतलब क्या, मतलब हिंटरलैंड के अंदर जो भी कमाई होगी उसके ऊपर एक तरीके से अब अलाउद्दीन खिलजी का कंट्रोल होगा। जो भी लोकल चिफ्टन्स इस हिंटरलैंड वाली जगह को पहले कंट्रोल क्या करते थे, अब उनसे कंट्रोल तो ले ही लिया था सुल्तान ने। इसी के साथ साथ उनको ये भी बोला गया कि भाई यहाँ के लोगों से तुम टैक्स नहीं ले सकते, साथ ही में तुम यहाँ के लोगों से टैक्स तो अब नहीं ले सकते क्योंकि अब वो सुल्तान लेंगे, तुम्हें भी टैक्स पे करना पड़ेगा। तो देख रहे हो कितनी ज्यादा बेइज्जती हो रही है उन लोगों की कि यहाँ से उनसे कंट्रोल भी ले लिया, उनको ये भी बोल दिया कि तुम टैक्स नहीं ले सकते, और अब उनको ये बोला जा रहा है कि भाई तुम्हें भी टैक्स पे करना पड़ेगा। कुछ ओल्ड चिफ्टन्स जो थे और लैंडलॉर्ड्स थे वो काफी समझदार थे। उन्होंने क्या करा, उन्होंने बोला अरे सुल्तान आप तो बड़े महान हो, आप तो बड़े अच्छे हो, और सुल्तान की तारीफ कर कर बोला कि हमें रेवेन्यू कलेक्शन की जॉब दे दो, ठीक है, हमें रेवेन्यू कलेक्टर बना दो, हम यहाँ के लोगों से टैक्स कलेक्ट कर लिया करेंगे और आपको दे दिया करेंगे, हमारी थोड़ी इज्जत रहेगी यहाँ पर। तो सुल्तान ने भी इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया। अब टैक्स लिया किन किन चीजों पे जाता था, खराज पे लिया जाता था टैक्स, यानी कि जो भी क्रॉप्स वगैरह ग्रो होते थे उनके ऊपर टैक्स लिया जाता था। मान लो किसी पीजेंट ने 2 बोरे गेहूं के उगाए अपने खेत में, 2 बोरे गेहूं उगे, तो उसमें से 1 गेहूं का बोरा उसे किसको देना पड़ेगा, सुल्तान को। लगभग 50% का टैक्स लगता था। भाई देख रहे हो कितना ज्यादा टैक्स है। तो अगर किसी ने 10 बोरे गेहूं के उगाए हों अपने खेत के अंदर, उसने गेहूं उगाया और 10 बोरे गेहूं निकले, तो उसको 5 बोरे सीधे सीधे किसको देने पड़ेंगे, सुल्तान को देने पड़ेंगे। नेक्स्ट है कैटल्स के ऊपर, जो भी मवेशी होते थे, जैसे कि आप ये बोल सकते हो गाय भैंस, इन सब के ऊपर भी टैक्स देना पड़ता था, घर के ऊपर भी टैक्स देना पड़ता था। तो ये सारे टैक्सेस देने पड़ते थे लोगों को उस समय। 14th सेंचुरी के अंदर इब्न बतूता नाम के एक ट्रैवलर थे जो कि मोरक्को अफ्रीका से ट्रैवल कर रहे थे बहुत सारी जगहों पे। वो बताते हैं कि सुल्तान के समय कुछ चिफ्टन्स ऐसे थे जो कि पहाड़ों पे जाकर रहने लगते थे, क्योंकि इतना ज्यादा टैक्स कौन दे सुल्तान को, लोगों के खुद की जरूरतें पूरी नहीं हो पाती थी, लेकिन सुल्तान अपना टैक्स लेते थे। वो लोग कुछ ऐसे भी थे जो कि बैम्बू नहीं होता हमारा, बांस जिसे बोलते हैं, उसके खेत में छुप छुप के रहते थे, जिससे कि उन्हें कोई पकड़ ना पाए, और जब कोई उन्हें पकड़ नहीं पाएगा तो उनसे कोई टैक्स भी नहीं ले पाएगा। अच्छा, खाने पीने का भी ये इंतजाम अपना कर लेते थे, क्योंकि यहाँ पर ये अपने कैटल्स वगैरह, भेड़ बकरी गाय भैंस, इनको भी लेके रहते थे। साथ में पानी इन्हें कहाँ से मिलता था, जो रेन वाटर आता था उसी को ये लोग यूज करते थे पीने के लिए, नहाने के लिए, किसी भी चीज के लिए। दिल्ली सुल्तनत के ऊपर अब एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा था, वो था मंगोल्स का हमला। क्या आपको पता है ये जो पूरा रेड रेड आपको दिख रहा है, ये पूरा मंगोल एम्पायर है, और ये बहुत ही बड़ा एम्पायर होता जा रहा था। आपके दिमाग में ये चीज आ रही होगी कि आखिरकार इन्होंने इस इंडिया वाली जगह को, यानी कि उस समय के सब कॉन्टिनेंट पे कंट्रोल क्यों नहीं जमाया। जब भी ये अटैक करने की कोशिश करते थे तो यहाँ पर देखो, इस साइड से ये लोग अटैक करते थे, तो इस साइड में क्या थे, बहुत सारे हिमालय के पहाड़ वहाड़, नदियां वदियां, तो यहां से आकर अटैक करना दिल्ली सुल्तनत के ऊपर पॉसिबल नहीं था। इसीलिए मंगोल्स सब कॉन्टिनेंट वाली जगह पे कब्जा नहीं जमा पा रहे। लेकिन अब मंगोल्स ने दूसरा रास्ता निकाल लिया था। मंगोल्स ने ट्रांस ऑक्सियाना, जो कि नॉर्थ ईस्ट ईरान की एक जगह है, यहां से अब मंगोल्स ने डिसाइड करा कि हम यहां से एंटर करके अटैक करेंगे, ठीक है। और ऐसा ही होता है, मंगोल्स अटैक करते हैं दिल्ली सुल्तनत पे। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के समय तो ये बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, मतलब अब दिल्ली सुल्तनत खतरे में थी। सुल्तनत इन द 15th and 16th सेंचुरी। तो क्या हुआ सुल्तनत का 15th और 16th सेंचुरी के अंदर? तुगलक, सैयद और लोदी डायनेस्टी ने दिल्ली और आगरा तक रूल करा था 1526 तक। उसके बाद जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान और साउथ इंडिया की बहुत सारी जगहों पर इंडिपेंडेंट रूलर दिखने लगे। वो रूलर जो कि दिल्ली सुल्तनत के अंडर काम करना नहीं चाहते थे। उसके बाद हमें देखने को मिला कि बहुत ज़्यादा स्टेट्स फ्लरिश होने लगे, बहुत अच्छे से खेती बाड़ी होने लगी,
लोग बहुत अच्छे से अपनी आर्मी रेडी करने लगे, जिसकी वजह से उन लोगों ने बिल्कुल ही इनकी बातें सुनना सुल्तान की कम कर दिया। इसके बाद हमें क्या देखने को मिला, इसके बाद नए रूलिंग ग्रुप्स आए अफगान्स के और राजपूत के। अच्छा, यहाँ पर शेरशाह सूरी के बारे में भी बात बताइए। शेरशाह सूरी जो थे वो उन्होंने अपना करियर स्टार्ट करा था, मतलब जो उनकी स्टार्टिंग पोजीशन थी वो पता है बहुत ही छोटे लेवल से उन्होंने शुरू करी थी। एक छोटे से मैनेजर थे स्मॉल टेरिटरी, और उनके अंकल की ये टेरिटरी थी बिहार के अंदर, उसको कंट्रोल किया करते थे। लेकिन उन्होंने मुगल एम्परर हुमायूं को हराया और उसके बाद बहुत ही ज़्यादा बड़ी जगह को कंट्रोल करा। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो हमारी 15th और 16th सेंचुरी के अंदर सुल्तनत है वो कैसे कम पावरफुल हुई। और फिर हम नेक्स्ट चैप्टर के अंदर देखेंगे कि क्या सारी चीज़ें हुई, और यहीं पर हमारा चैप्टर होता है ख़त्म। आप सबके लिए क्विज का क्वेश्चन है कि इक्तेदार कौन लोग होते हैं, फटाफट कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए, देखो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट मैंने दी हुई है, ऐसे इंटरेस्टिंग डायग्राम्स बना बना के। कोई आपको ये कंसेप्ट नहीं पढ़ा रहा है और कहीं जगह पर मैंने देखा है, तो यहाँ पर मैंने ये इंटरेस्टिंग डायग्राम्स आप लोगों को दिए हैं जिससे जल्दी चीज़ें समझ में आ जाए, तो आप एग्जाम के टाइम पे आसानी से रिवाइज कर सकते हो इन नोट्स से। साथ ही में सैम्पल पेपर, देखो जो ये चैप्टर हमने पढ़ा है, इस चैप्टर के बीच से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, और वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम्स में कौन से आते हैं ये आपको कैसे पता चलेगा? आपको तो पता ही नहीं होगा, ये आपको पता चल जाएगा अगर आप सैम्पल पेपर सॉल्व करोगे। लेकिन ये नोट्स और सैम्पल पेपर आपको मिलेंगे कैसे? आपको सब्सक्राइब करना है हमारे चैनल को। सब्सक्राइब के साथ में ही, जैसे ही आप सब्सक्राइब करोगे, साथ में आपको एक ज्वाइन का बटन दिख जाएगा, उस बटन पे क्लिक करना है, मेंबरशिप परचेज करनी है, और आपको इस चैप्टर के नोट्स और सैम्पल पेपर मिल जाएंगे। क्या सिर्फ इसी चैप्टर के नोट्स और सैम्पल पेपर मिलेंगे? नहीं, कंप्लीट क्लास 7th की जितनी भी आपकी SST की बुक्स हैं उनके नोट्स सैम्पल पेपर, साइंस के नोट्स और सैम्पल पेपर, इंग्लिश ग्रामर के नोट्स और सैम्पल पेपर, तो आपको इतनी सारी चीज़ें एक मेंबरशिप के प्राइस में मिल रही है। तो फटाफट आप मेंबर ज़रूर बनो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, क्योंकि ये वीडियो बनाने में वाकई में बहुत मेहनत लगी है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टिल देन, मनु से ज्ञान लेते रहो।